Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Growth of Colonial Army and Civil Administration. What we are going to read in this chapter about the early administrative structure, the Regulation Act of 1773, about the Pitt's India Act of 1784 and the Charter Acts and the British administration and the discrimination against Indians. Okay, now let's start the chapter. Like the East India Company started as traders. एक ट्रेडर के रूप में आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन धीरे धीरे they became the ruler of India. But gradually it acquired new territories and established firm control over the administration. Let us study more about the administrative machinery of the colonial state in India कि किस पॉलिसी का यूज़ करके, क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ थी, क्या मशीनरी थी कि वो इंडिया में रूल करने में सफल हो पाए. नाउ the topic is early administrative structure. The British conquest of India was complete by 1856. However, the main intention of the East India Company were merely profit oriented. East India Company की एक ही intention थी, that is more and more profit. कैसे ज़्यादा से ज़्यादा profit इंडिया से कमाया जाए. They were not concerned for the people of his country as the welfare of the people of the country was not their priority. उन्हें कोई मतलब नहीं था इंडियन से, इंडिया में रहने वाले लोगों से, क्योंकि वेलफेयर ऑफ द पीपल उनका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थी. उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या थी? प्रॉफिट. ओके, सो ड्यू टू द ग्रोस मिसयूज ऑफ पावर बाय द कंपनी ऑफिशियल्स एंड द फेलियर ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट इन बंगाल, द ब्रिटिश Parliament enacted various acts from time to time which laid the foundations of the colonial administrative machinery. और धीरे धीरे बहुत सारी पॉलिसीज़, बहुत सारे एक्ट ब्रिटिशर्स ने ऐसे इंट्रोड्यूस किए जो इंडिया में colonial administrative machinery ला पाए. ओके, नाउ हियर इज अ टॉपिक दैट इज, डू यू नो 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काफ़ी क्राइसिस से गुजर रही थी. फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसा नहीं था उनके पास. तो उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने अप्रोच किया फॉर द हेल्प एंड द कंट्रोल ऑफ कंजप्शन एंड कीप विजिल ऑन द कंपनी अफेयर. और इस चीज़ के लिए कंपनी ने यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया? एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज द रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1773, कि कैसे वो ब्रिटिश कंपनी पर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर नज़र रखेंगे. क्या एक्ट था वो? कि उसे हम जब हेल्प करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब वो हमारी इस एक्ट की बातें मानेगी. Okay, so this act suggested the following step to curb the power of the company. First is the presidency of Bengal was to be governed by a governor general. जो presidency of Bengal होगी वो कौन गवर्न करेगा? एक गवर्नर जनरल गवर्न करेगा और उसके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी जिसमें 4 काउंसिलर्स होंगे. ओके, सेकेंड, there was to be a Supreme Court consisting of a Chief Justice and 3 other judges at Fort William with jurisdiction over all British subjects residing in Bengal. बंगाल में जितने भी ब्रिटिशर्स रह रहे हैं उनके जुडिक्शन से रिलेटेड एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है, जिसमें एक चीफ जस्टिस होगा और उसकी हेल्प के लिए, एडवाइस के लिए 3 अदर जजेस होंगे इन फोर्ट विलियम. फाइन. नाउ द थर्ड इज the company officials including the governor general were to be paid salaries and they were not to accept any gifts or reward from the Indian. गवर्नर जनरल जो भी होंगे, ठीक है, उनको क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा अपने काम के लिए. वो किसी भी इंडियन से किसी भी तरीके का कोई भी गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करेंगे. नेक्स्ट इज Warren Hastings was appointed as the first Governor General and Lieutenant General John Calvering, George Monson, Richard Barwell and Philip Francis were the 4 councillors. और इसके साथ ही इस एक्ट के अकॉर्डिंग वेरन हास्टिंग को गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट किया गया और उसके साथ 4 काउंसिलर दिए गए. नाउ व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ दिस एक्ट? क्या कमियां थी इस एक्ट में? इस एक्ट में बहुत सारे क्लोज ऐसे थे जो बिल्कुल भी क्लियर नहीं थे, जिनका कोई मतलब नहीं बनता था. गवर्नर जनरल हैड फ्रीक्वेंट क्लैशेस. जो गवर्नर जनरल था उसके अपने ही काउंसिलर के साथ जो थे क्लैशेस चलते रहते थे. सब लोग एक ही बात में एग्री नहीं होते थे. द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर reluctant to accept the sovereignty to the governor general of Bengal and moreover the Supreme Court was not clearly informed whether to follow
फॉलो इंडियन और द ब्रिटिश लॉ। दूसरा, जो भी सुप्रीम कोर्ट बनाया था वो भी क्लियर नहीं था कि गवर्नर, मोर ओवर द सुप्रीम कोर्ट वॉज नॉट टू क्लियर टू इन्फॉर्म कि इंडियन लॉ फॉलो करने हैं लोगों को या ब्रिटिश लॉ फॉलो करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज में क्लियर नहीं था, तो ये एक्ट इतना सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट एक्ट है, दैट इज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। This act provided a board of control in Britain consisting of 6 commissioners for monitoring the affairs in India, जिसमें एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंट किया गया, जिसमें कितने मेंबर्स होंगे, 6 कमिश्नर होंगे, ठीक है, जो इंडिया में चल रही ब्रिटिश एक्टिविटी को सुपरवाइज करेंगे, मॉनिटर करेंगे। द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज रिड्यूस्ड टू 3 members इंक्लूडिंग 1 कमांडर इन चीफ। द गवर्नर जनरल वॉज गिवन टोटल कंट्रोल ओवर द अदर 2 प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। गवर्नर जनरल को पूरा कंट्रोल दिया गया 2 प्रेसिडेंसी का, एंड हाउएवर द कंपनी रिटेन्ड इट्स मोनोपोली ऑफ ट्रेड। और इस तरीके से कंपनी को अपना ट्रेड का मोनोपोली, यानी सिर्फ हम ही ट्रेड यहाँ से कर सकते हैं, वो वापस मिल गया। पिट्स इंडिया एक्ट लेड द फाउंडेशन फॉर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पिट इंडिया एक्ट से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में अपना फाउंडेशन यानी अपनी नींव रखने में सफल हो पाए। According to the terms of this act, all further conquest of territories in India were to be stopped, but the British did not adhere to it strictly. They restored to fresh conquest to find newer sources of raw material and fresh market for their good, but on the whole, Pitt Act served its purpose. It laid a solid foundation for British rule in India. Pitt's Act was in force for almost 100 years, that is till 1857. इस एक्ट में क्या था कि जितने भी कॉन्क्वेस्ट चल रहे हैं किसी लोकल रूलर के साथ या किसी और के साथ, वो स्ट्रिक्टली वहीं पर स्टॉप कर दिए जाएं। ब्रिटिशर्स को अपने नए कॉन्क्वेस्ट ढूंढने होंगे, ठीक है। They resorted to fresh conquest to find newer sources of raw material और fresh market, और goods कहाँ से उन्हें लेने हैं, नई चीज़ें उन्हें ढूंढनी पड़ेंगी। So this पिट एक्ट का जो पर्पस था वो क्लियर हो गया, ठीक है, और इसी के कारण जो ब्रिटिश रूल था वो इंडिया में इस्टेब्लिश हो गया। नेक्स्ट है चार्टर एक्ट। The Royal Charter was the main source of the company's right to trade with the countries of East Asia, particularly India. This charter was renewed after every 20 years. Charter Act क्या था, related to trade activity. ये Charter Act जो था ये हर 20 साल में क्या होता था, renew होता था। These charters imposed many types of restrictions on the work of the company. और ये जो charter निकलते थे ये काफ़ी तरीके की restrictions इन्होंने कंपनी के काम पर लगा रखी थी। In 1813 the Charter Act was passed in British Parliament, renewing the charter of the EEIC owing to opposition within Britain itself. This act terminated the monopoly of the company in India and opened up the country to investment from प्राइवेट बॉडीज। इसमें क्या किया, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इन 1883 जो ब्रिटेन की मोनोपोली थी, ठीक है, इट टर्मिनेटेड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी। मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया और वहाँ पर ओपन की गई स्पेस फॉर द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट बॉडी, यानी कि कोई लोकल ज़मींदार है, कोई रूलर है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ट्रेड में इंडिया में, तो उसके लिए ओपन डोर किए गए, ठीक है। द एक्ट ऑफ 1833 एंडेड द EEIC टी ट्रेड विद चाइना। इन एडिशन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑल्सो इंक्लूडेड अ लो मेंबर। द गवर्नर जनरल बिकेम द इफेक्टिव रूलर ऑफ द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। नेक्स्ट इज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। British administration was based on 4 major pillars, and these were, first है civil services, army, पुलिस एंड जुडिशरी। ब्रिटिशर्स कैसे अपना काम करते थे, वो 4 पिलर्स पर डिपेंड थे, ठीक है। सारा काम ये 4 लोग करते थे ब्रिटिशर्स का, जो 4 पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट है सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज, लॉर्ड कॉर्नवालिस is justly regarded as the founder for the British civil services in India. Who was the founder of civil services in India? Lord Cornwallis. Okay.
He induced the directors to pay handsome salaries to the company officials. In course of time, a system of open competition for recruitment, which came to be known as Indian Civil Services (ICS), was introduced. इस काम के लिए डायरेक्टर्स को हैंडसम सैलरी पे की जाती थी कंपनी ऑफिशियल्स के द्वारा, और ये क्या था, एक ओपन कंपटीशन था रिक्रूटमेंट का, यानी ऑफिसर रैंक पे, कि ब्रिटिश आर्मी में, ब्रिटिश कंपनी में अगर किसी को काम करना है तो वो ये क्या करेगा, टेस्ट पास करेगा हायर रैंक पर अपॉइंट होने के लिए. बट Indians were mostly debarred from this service. Both Lord Cornwallis and the Governor General that followed him highly distrusted the Indians, whom they regarded as inferior and incapable of holding post of responsibility. लेकिन इंडियन को इसमें टेस्ट में शामिल होने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि उनका क्या कहना था कि इंडियन जो हैं दे आर इन्फीरियर और वो कैपेबल नहीं हैं, इन पोस्ट के लायक नहीं हैं. Again, very few Indians could compete for these posts as the examination were held only in England. दूसरा, जो इंडियन थे, ठीक है, वो बहुत कम इंडियन इसमें भाग ले पाते थे, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए उन्हें कहाँ जाना पड़ता था. Now, do you know, Indians were not allowed to enter the civil services. In fact, in 1793, a rule was made that no Indian would be eligible for posts carrying $500 और above as salary. जो सिविल सर्विसेज अभी हमने पढ़ी, हायर रैंक के लिए जो अपॉइंट करते थे ऑफिशियल, उसमें किसी भी इंडियन को इजाज़त नहीं थी. हालांकि 1793 में एक रूल पास हुआ जिसमें इंडियन को बिल्कुल बैन कर दिया गया कि $500 से ऊपर जो सैलरी होगी उसके लिए इंडियन एलिजिबल नहीं होंगे. From the administrative point of view, British India was divided into districts. In each district there was a collector to collect revenue, a magistrate to maintain law and order, and a judge to administer justice. और ये सारे रैंक कैसे फिल होते थे? Through civil services. Fine? Okay. Now, do you know, in 1864, Satyendra Nath Tagore became the first Indian to qualify the ICS examination. He was the elder brother of Ravindranath Tagore. Next is Army. The British Army was well-trained and disciplined force. कैसी आर्मी थी? Well-trained and disciplined forces थी. They were also paid regular salary, and most of the sepoys were recruited from उत्तर प्रदेश, बिहार and झारखंड. सिपोय यानी कि इंडियन जो लोग थे, ठीक है, इंडियन को रिक्रूट किया जाता था आर्मीज में, उनको सिपोइज कहते थे. तो मोस्टली जो सिपोइज थे, दे वर रिक्रूटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिहार एंड झारखंड. दे वर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन. ठीक है, बहुत अपने कास्ट और रिलीजन को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते थे. मुगल एम्परर्स एंड नवाब्स यूज टू रिक्रूट सोल्जर्स फ्रॉम फार्मिंग फैमिलीज. लेकिन मुगल एम्परर और जो नवाब थे वो कैसी फैमिलीज थे? जो फार्मिंग फैमिलीज थी, फार्मर के जो बच्चे थे उनको रिक्रूट करते थे अपनी आर्मी में. एंड ब्रिटिश ऑल्सो फॉलोड द सेम पॉलिसी. ब्रिटिशर्स ने भी यही पॉलिसी फॉलो की. दिस वॉज द पीरियड व्हेन गन पाउडर एंड गन स्टार्टेड टू रिप्लेस बोज एंड एरोज. कौन सा टाइम था ये? जब बोज एंड एरो की जगह किसने ले ली थी? गन ने ले ली थी. द न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ वारफेयर नेसेसिटेटेड चेंजेस इन द वे आर्मी वॉज मेंटेन्ड और ट्रेन्ड. एंड इन्फेंट्री रेजिमी वॉज द नीड ऑफ द पीरियड, एंड ब्रिटिश स्टार्टेड ट्रेनिंग इंडियन रिक्रूट्स for better discipline and for more rigorous practice. Next is police. Maintenance of law and order persuaded the British to employ a regular police force. अब स्टेट में, ठीक है, आर्मी तो हो गई, कोई अटैक करता है तो उसके साथ फाइट के लिए. अब पूरे स्टेट में कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, उसका काम कौन करता था? पुलिस करती थी. इट वॉज अगेन लॉर्ड कॉर्नवालिस हु ऑर्गेनाइज्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स. अब किसने ऑर्गेनाइज की है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने. ठीक है, हु ऑर्गेनाइज्ड अ रेगुलर पुलिस फोर्स. द मेन फंक्शन ऑफ द पुलिस वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड असिस्ट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज. जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा टेरिटरी को डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, डिवाइड किया गया था, तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे उनकी हेल्प करते थे कौन? पुलिस फोर्स. और पूरे स्टेट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में लॉ ऑर्डर मेंटेन करने का काम करते थे. इन 1791 a superintendent of police for Calcutta was appointed and the cities were placed under the charge of
of kotwals, and the districts were organized into thanas under the charge of darogas. Villages and cities had chokidars and kotwals. All the higher posts in the police force were reserved for the British officials only. जैसे पहले ही आपने पढ़ा इंडियन को $500 से कम की पोस्ट दी जाती थी, तो जितने भी पुलिस फोर्स में हायर पोस्ट होती थी वो सारी ब्रिटिश ऑफिशियल्स को दी जाती थी. Though the police force was important for maintaining law and order, it never became popular with the people because of corruption and harassment of common people. ठीक है, जो पुलिस फोर्स थी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी डिस्ट्रिक्ट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, फिर भी इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, लोग लाइक नहीं करते थे क्योंकि एक तो वो करप्ट थी, दूसरा जो कॉमन पीपल थी उनको हरेस करती थी, उनकी हेल्प नहीं करती थी. नेक्स्ट इज जुडिशरी. In 1782, a new system of justice was set up. Each district had two courts, criminal court that is Faujdar and civil court that is Diwani. Okay, Faujdari that is criminal court and civil court that is Diwani. Two court होते थे हर district में, criminal court that is Faujdari and civil court that is Diwani. While the civil courts were presided over by the company collector, the criminal courts were left in the hands of the natives. Criminal court जो होते थे फौजदारी वो लोकल नेटिव के हाथ में होते थे, ठीक है, और जो दीवानी होते थे यानी सिविल कोर्ट जो होते थे that were presided by the company's collectors. The work of interpreting Indian laws was left in the hands of Indian Maulvis and Pandits. कि कैसे क्या लॉ एंड ऑर्डर बनाने हैं वो किसके हाथ में था? मौलवीज एंड पंडित्स के हाथ में. द क्रिमिनल कोर्ट वॉज स्टिल अंडर अ काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर. क्रिमिनल कोर्ट जो थे दैट इज फौजदारी जो भी हमने पढ़ा लोकल्स के हाथ में थे, ठीक है, यानी काजी और मुफ्ती के हाथ में थे, वो फैसला करते थे, लेकिन सुपरवाइज कौन करता था? कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. To further this cause, a Supreme Court was established in the year 1773. इसीलिए एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, इस्टेब्लिश किया गया 1773 में. Later on in 1833, the Indian Law Commission codified the Indian system of law. It gave the Indian people a sense of security as justice was now no longer dispensed by the arbitrary whims of the judging authority. और लोगों में एक सिक्योरिटी की भावना आई कि शायद अब उन्हें कोई हरेस नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. Now the codification of laws established in India known as the rule of law ensures that every citizen of India irrespective of caste or creed will be treated with equality. और इसके साथ ही क्या एक रूल आया? द रूल ऑफ लॉ. रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? कानून की नज़र में सब बराबर हैं. दैट इंश्योर्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, रिच है, पुअर है, ठीक है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, वो सारे जस्टिस यानी कोर्ट के सामने इक्वल ट्रीट किए जाएंगे. Now, do you know? In 1793, Cornwallis Code was introduced under which civil, criminal, commercial and land revenue and police system were covered. The British introduced the concept of rule of law, according to which law was same for all, irrespective of their position, caste and religion or economic status. Now next is discrimination against Indians. रूल ऑफ लॉ आने के बावजूद भी इंडियन के साथ डिस्क्रिमिनेशन की जाती थी. अ फीचर ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर दैट वाज वेरी नोटिसेबल एंड कॉमन वाज द एब्सेंस ऑफ इंडियन फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसेज. दे वर एम्प्लॉयड ओनली इन द सबऑर्डिनेट पोजीशन सच एज दरोगाज, चौकीदार एंड सिपॉय. यानी कोई भी मेन रैंक पे, हाई रैंक पर, जो इंपॉर्टेंट रैंक होती है, रिस्पॉन्सिबल रैंक होती है, उसमें किसी भी इंडियन को अपॉइंट नहीं किया गया था. सिर्फ छोटी मोटी पोस्ट जैसे कि दरोगा, चौकीदार या सिपॉय की पोस्ट पर ही इंडियन को अपॉइंट किया जाता था. द ओनली रीजन फॉर दिस डिस्क्रिमिनेशन वाज द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश. क्या रीजन था इसका? बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड. ब्रिटिश अपने आप को सुप्रीम समझते थे. दे वर कन्विंस्ड दैट एन एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन ब्रिटिश आइडियाज, इंस्टीट्यूशंस एंड द प्रैक्टिस कुड बी फर्मली एस्टैब्लिश्ड ओनली बाय इंग्लिशमैन. उनकी सोच थी, उनका सोचना था कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तभी बन
सकता है जब वो ब्रिटिश आइडियाज़ पर बेस हो या इंस्टीट्यूशन ब्रिटिश के अकॉर्डिंग अगर हमें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है तो वो सिर्फ इंग्लिश मैन ही कर सकता है. द पीपल ऑफ द कंट्री themselves had a very small role to play in the system of administration. और इस तरीके से इंडियन का कोई रोल नहीं था अपनी ही देश की सरकार चलाने में. This injustice done by the British along with economic exploitation brought people together to fight against the British in a prolonged struggle for independence. यही exploitation, discrimination ही एक रीज़न है जिससे सारे इंडियन एक साथ एकजुट हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए और इंडिया को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए. Now let's recall the chapter. To govern the large territory of India, the British set up an administration headed by the Governor General of India. Next is the Regulating Act of 1773 suggested many steps to curb the powers of the company. Next is Pitt's India Act of 1784 provided for a board of control in Britain consisting of 6 commissioners for monitoring the affairs in India. And the next is the 4 pillars of British administration were the civil service, army, police and judiciary. Next is Lord Cornwallis organized the civil services and police in India. And the last is in each of these the Indian occupied subordinate positions while the British held all the important positions. So this is the chapter बच्चे. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.